नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के दुखद विमान हादसे पर। हाँ, एक बहुत ही गंभीर घटना। हमारे पास इस पर काफी शुरुआती रिपोर्ट्स और जानकारियां हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर हुआ क्या था, असर क्या रहा है और अब आगे जांच कैसे बढ़ रही है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो ये घटना, जैसा कि हम जानते हैं, 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। हाँ, VTANB रजिस्ट्रेशन वाला विमान। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। और अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स में, शायद 36 सेकंड के अंदर ही यह हादसा हो गया। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान लगभग 650 फीट AMSL तक ही पहुंचा था जब उसने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। और एक मेडे कॉल भी आई थी। हाँ, एक मेडे कॉल जारी की गई और उसके तुरंत बाद विमान शहर के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गया और फिर भीषण आग लग गई। कितना भयानक। अच्छा, हताहतों की बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की मृत्यु हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा। हाँ, अविश्वसनीय रूप से सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे वो। ओह, और जमीन पर भी, क्योंकि ये हॉस्टल पर गिरा था। हाँ, जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ। कम से कम 38-39 लोगों की मौत हुई है, शायद आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये ज्यादातर हॉस्टल के छात्र या निवासी थे। मतलब ये पिछले लगभग 30 सालों में भारत की सबसे बड़ी विमानन आपदा है। हाँ, बिल्कुल, सबसे घातक त्रासदियों में से एक। अच्छा, और जो पीड़ित हैं, उनकी पहचान और राहत कार्य, उसमें क्या चल रहा है? देखिए, पहचान का काम काफी मुश्किल रहा है। DNA टेस्टिंग से अब तक 247 शवों की पहचान हो पाई है। 247। जी, मतलब विमान और जमीन के मिलाकर। जी। और इनमें से 232 परिवारों को सौंप दिए गए हैं। पहचान अभी भी जारी है। कुछ नाम भी सामने आए हैं, जैसे मणिपुर के 2 युवा थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। कुमरियल कपम नंगथोय शर्मा और लमुनुनथेम सिंगसिन। जी, सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा हर परिवार को और 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का वादा है। और एयर इंडिया की तरफ से? एयर इंडिया ने भी अपनी तरफ से काउंसलिंग टीम्स और एक सेंट्रल हेल्प डेस्क बनाया है परिवारों की मदद के लिए। ठीक है, अब आते हैं जांच पर। सबसे अहम, ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? हाँ, वो मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों बरामद हो गए हैं और उनका विश्लेषण चल रहा है। और शुरुआती जांच में कुछ पता चला? मैंने कहीं रैम एयर टरबाइन रेट के सक्रिय होने की बात पढ़ी थी। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। रैट का एक्टिवेट होना। ये आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं, यानी टोटल पावर लॉस हो जाए। दोनों इंजन एक साथ? जी, ये सिस्टम इमरजेंसी में हाइड्रोलिक्स और जरूरी कंट्रोल्स को थोड़ी पावर देता है, तो इसका एक्टिवेट होना लगभग सीधे तौर पर ड्यूल इंजन फेलियर के तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमान में दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाना, ये कितना कॉमन है? ये तो बहुत ही रेयर होना चाहिए। ये बेहद बेहद असामान्य है। 787 जैसे विमानों में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स और रिडंडेंसी होती है। इसीलिए जांचकर्ता बहुत गहराई से देख रहे होंगे कि कहीं कोई डिज़ाइन की दिक्कत तो नहीं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट, रख रखाव में कोई बड़ी चूक हुई हो, या फिर कोई बाहरी फैक्टर। ये जांच का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होगा। इसी वजह से शायद DGCA ने भी कुछ एक्शन लिया है। जी हाँ, DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारत में ऑपरेट कर रहे सभी बोइंग 787 विमानों के तुरंत निरीक्षण का आदेश दिया है। और एयर इंडिया के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। हाँ, एयर इंडिया के क्रू शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट से जुड़े 3 सीनियर अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। क्रू शेड्यूलिंग, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब क्या ये क्रू की थकान या रोस्टरिंग में किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा है? ये एक अहम सवाल है। ये कदम दिखाता है कि जांच सिर्फ टेक्निकल फेलियर तक सीमित नहीं है। वो ऑपरेशनल प्रोसीजर, क्रू की ड्यूटी टाइम लिमिट्स, रेस्ट रूल्स, इन सब के संभावित उल्लंघन को भी देख रहे हैं। कहीं कोई प्रक्रियात्मक चूक तो नहीं हुई? अच्छा, और एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स भी कम की हैं। हाँ, एयर इंडिया ने 15 जुलाई तक अपनी कुछ सर्विसेज में कटौती की है। नैरो बॉडी में 5% और वाइड बॉडी जैसे 787 में 15%, शायद जांच में सहयोग देने या अपनी आंतरिक समीक्षा के लिए। विमान के रखरखाव का भी कुछ जिक्र आया था। CEO ने कहा था कि हाल ही में जांच और ओवरहॉल हुआ था।
जी, सीईओ के बयान के मुताबिक जून 2023 में इसकी एक बड़ी जांच हुई थी और इसी साल मार्च-अप्रैल 2025 में इंजनों का ओवरहॉल किया गया था। अगली बड़ी जांच दिसंबर 2025 में होनी थी। तो ये रिकॉर्ड्स तो जांच के लिए बहुत जरूरी होंगे। बिल्कुल। जांचकर्ता देखेंगे कि क्या ये रखरखाव मानकों के हिसाब से था, क्या ओवरहॉल सही से हुआ था, क्या उसके बाद इंजनों में कोई समस्या आई थी। इन रिकॉर्ड्स को फ्लाइट डेटा से मिलाया जाएगा। इस पूरे हादसे का एक भावनात्मक पहलू भी है, खासकर वो सीट 11A जिस पर अकेले जीवित यात्री थे, वो एक तरह से सिंबल बन गई है। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो लोग अक्सर कोई उम्मीद की किरण, कोई चमत्कार जैसी कहानी ढूंढते हैं। विश्वास कुमार रमेश का बचना, वो भी उस सीट से, कई लोगों के लिए वही कहानी बन गया है। प्रधानमंत्री खुद भी घटनास्थल और अस्पताल गए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रतिक्रिया आई है। जी, ब्रिटेन समेत कई देशों ने संवेदनाएं व्यक्त की। विकी कौशल, जानवी कपूर, आर माधवन जैसे सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया। तो अब जांच के अगले कदम क्या होंगे? फोकस कहाँ रहेगा? अब मुख्य काम है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) का डिटेल्ड एनालिसिस। विमान का मलबा, खासकर इंजन, उनकी बारीकी से जांच होगी। और इसमें कौन-कौन शामिल होगा? इसमें भारत की AIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA तो हैं ही, साथ में विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस और UK की AIB जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। और एक बात और, इस हादसे के बाद एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा पर भी बात हो रही है। हाँ, ये भी एक मुद्दा उठा है। खासकर पटना, बिहाटा जैसे हवाई अड्डों का जिक्र आया है, जहां रनवे के पास बसावट है। तो शायद इस हादसे के बाद ऐसे एयरपोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मानकों की फिर से समीक्षा की जाएगी। तो अगर हम सार देखें, अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ। एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया और अब एक मल्टी एजेंसी जांच चल रही है जिसका फोकस संभावित दोहरे इंजन फेलियर, विमान के रखरखाव और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं पर है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जांच किस तरह से विमान के रखरखाव और परिचालन प्रक्रियाओं पर इतनी गहराई से जा रही है। इसके जो भी नतीजे आएंगे वो न सिर्फ इस दुर्घटना के कारण बताएंगे, बल्कि शायद भविष्य के लिए एविएशन सेफ्टी नियमों और प्रक्रियाओं को भी बदल सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब इतनी बड़ी त्रासदी के बीच ध्यान एक अकेले उत्तरजीवी पर जाता है, तो ये मानवीय जिजीविषा के बारे में क्या कहता है? या शायद भाग्य की भूमिका पर? या फिर कहानी कहने की